आज का हमारा जो डिस्कशन लेक्चर है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऊपर है और जो नया सिस्टम आया है एलपास उसके ऊपर भी है। एक्चुअल में इसके ऊपर अभी तक मैंने एक वीडियो भी नहीं बनाया है और स्टूडेंट्स और काफ़ी आर्किटेक्ट और काफ़ी कंसल्टेंट की ये राय रही है कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का चाहा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है कि मस्ट वॉच ऑल आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर्स एमपी। मतलब इस वीडियो को जितने भी सिविल इंजीनियर हैं या जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं सभी को देखना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये डिटेल डिस्कशन है। डिटेल डिस्कशन मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप 80% जो एलपास और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बारे में आसानी से जान जाएंगे। तो इसकी कुछ डिस्कशन डिटेल्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टीएनसीपी एंड एलपास डिस्कशन डिटेल्स मतलब इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऊपर भी डिस्कशन होगा और एलपास के ऊपर भी डिस्कशन होगा। ये एक लेक्चर है, इस लेक्चर के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट बनाया है आप लोगों के लिए, वो जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है टीएनसीपी एमपी एंड एलपास ऑनलाइन सिस्टम, मतलब ये वाला फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले टीएनसीपी एमपी क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। टीएनसीपी एमपी, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा कि अभी तक आप जो बिल्डिंग परमिशन की ड्राइंग करते थे उसमें पर्टिकुलर बिल्डिंग का परमिशन होता था, ये सभी को पता है। लेकिन टीएनसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जैसे कि कृषि की कोई भूमि होती है, पर्टिकुलर लैंड होता है, उसका आगे आपको क्या यूज़ करना है। जैसे आपको उसका रेसिडेंशियल में यूज़ करना है या हो सकता है उसका कमर्शियल यूज़ करना है, जैसा भी आपको यूज़ करना है तो उसका लैंड यूज़ आपको चेंज करवाना पड़ता है। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। देन उसके बाद आप उसमें बिल्डिंग का इरेक्शन कर सकते हैं। मतलब जो भी बिल्डिंग रहेगी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहेगी या फिर कमर्शियल बिल्डिंग रहेगी या फिर आप नीचे शॉप बनाएंगे, ये हो सकता है, या फिर नीचे शॉप बना के पीछे आप रेसिडेंशियल बनाएंगे, ये भी हो सकता है। तो आपकी जो कृषि की भूमि रहेगी वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी, मतलब उसका लैंड यूज़ रेसिडेंशियल भी हो जाएगा या फिर व्यवसायिक जिसे बोलते हैं हम कमर्शियल, वो भी हो सकता है। तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो एमपी का डिपार्टमेंट होता है वो काम करता है। तो ये जो डिपार्टमेंट वर्क करेगा ये बिल्डिंग परमिशन के लिए भी वर्क करता है। लेकिन बिल्डिंग परमिशन कब मिलेगी, जब आप लेआउट अप्रूव करवा लेंगे, कहाँ से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। तो टीएनसीपी एमपी एक अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर इसकी वेबसाइट देखेंगे तो वेबसाइट भी है इसकी हमारे पास, इसकी कुछ वेबसाइट लिंक मिलेगी। और एलपास ऑनलाइन सिस्टम, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है एलपास। तो ऑनलाइन सिस्टम, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसका डिस्कशन हम बड़े डिटेल में करेंगे। तो ये ऑनलाइन सिस्टम, पहले ये सिस्टम ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का मतलब पहले आप लेआउट का जो अप्रूवल करवाते थे उसमें क्या होता था, लेआउट अप्रूवल में आप डायरेक्टली हार्ड कॉपी के थ्रू करवाते थे। मतलब जो भी आप पर्टिकुलर कृषि की भूमि रहती है उसमें की जो हार्ड कॉपी रहती थी, उसकी हार्ड कॉपी मतलब पेपर होता था, सीधी सी बात है। तो उसके थ्रू आप पर्टिकुलर जो भी एमओएस वगैरह दिखाकर उसका लेआउट, उसके लेआउट को अप्रूव करवाते थे। अभी एल्पास सिस्टम एक नया सिस्टम आया है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर्स पे काम करना पड़ता है, सिविल 3D, QGIS ऐसे सॉफ्टवेयर से वर्क करना पड़ता है। अब ये समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, अभी मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट हम देखते हैं। सबसे पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिंक है मेरे पास, टाउन एंड कंट्री प्लान टीएनसीपी वेबसाइट लिंक, ये देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या है, मैं इसकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और यहाँ से
कंट्रोल V, इसमें क्या ओपन होता है? ये है यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान दिए है, जबकि ये मैं सबको आप सभी को समझा चुका हूँ दूसरे लेक्चर्स में। इससे पहले हम देखेंगे वेबसाइट लिंक, यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एडवांस, प्रोसीड, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, प्रोसीड। तो ये वेबसाइट आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। ये लिखा डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मध्य प्रदेश, एल पास ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्क्रूटिनी सिस्टम। इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। इसके डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कंसल्टेंट लॉगिंग यहाँ से कर सकते हैं, एप्लीकेंट लॉगिन करना, डिपार्टमेंट लॉगिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम परमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, लैंड यूज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो भी लैंड यूज़ चेंज करवाना है, जैसे कि कमर्शियल करवाना है या फिर रेसिडेंशियल का करवाना है। इसके अलावा मास्टर प्लान से कुछ डाउनलोड से, भूमि विकास नियम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फिर से मैं बैक जाता हूँ, कहाँ पर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड एल पास ऑनलाइन सिस्टम। तो इस ऑनलाइन सिस्टम को आपको इस वेबसाइट के थ्रू रन करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली कंसल्टेंट लॉगिन पे जाएंगे तो एक और पेज ओपन होगा, इसके बाद ये पेज ओपन हुआ, दूसरे पेज में चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आया है, यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपको पुट करना है, फिर लॉगिन करना है, ठीक है। अब अप्लाई परमिशन पे गए हम, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगाता है, ठीक है। लोडिंग, प्लीज वेट। ये थोड़ा टाइम लेता है, और ये आपकी मेन वेबसाइट है। मेन वेबसाइट मतलब डायरेक्टली इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लेआउट परमिशन लॉगिन पे जाना है, लॉगिन कंसल्टेंट एप्लीकेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी यूज़र आईडी रहेगा यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये जो ओल्ड सिस्टम होता था एलपस 1 उसमें होता था, अभी जो एलपस आया है ऑनलाइन इसमें आपको यहाँ से लॉगिन करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, मेरा आईडी, ठीक है। इसके बाद इसको लॉगिन किया मैंने पासवर्ड से, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है।
ये लॉगिन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी कंसल्टेंट होगा वो यहाँ से इजीली लॉगिन कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन पहले इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। कहाँ से? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भोपाल से। ठीक है, तो यहाँ से लेआउट की जो लेआउट परमिशन एप्लीकेशंस होती हैं यहाँ से हम फिल करते हैं। तो ये ऑनलाइन सिस्टम है और इसकी डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगी। इससे मैं लॉग आउट करता हूँ, पहले यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। इसकी डायरेक्टली लिंक मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ऑनलाइन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखी है मैंने www.emptownplan.gov.in/। ठीक है, तो ये वेबसाइट यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाएगी जब इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का जो पुराना एल्पास था, यहीं से इसको आगे प्रोसीड करके हम इस वाले पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन सिस्टम। इससे पहले ऑफलाइन होता था। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये फर्स्ट जो पॉइंट था हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एमपी एंड एल्पास ऑनलाइन सिस्टम। हमने ये भी समझ लिया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर लेआउट को अप्रूव करता है। जो भी कृषि की भूमि रहती है उसका जो भी लैंड यूज रहता है उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, जो भी लैंड यूज हम चेंज करवाएंगे, जैसे कि कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया। और एल्पास ऑनलाइन सिस्टम, इसी सिस्टम को अभी ऑनलाइन कर दिया है, तो इसका नाम एल्पास दिया गया है, ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल सिस्टम एंड स्क्रूटिनी। यहाँ से हम समझ सकते हैं ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्क्रूटिनी सिस्टम। ठीक है, अभी मैं इस वेबसाइट को ओपन ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है डिफरेंस बिटवीन एल्पास एंड एबीपास 2। अगर हम देखें, जो एल्पास जो सिस्टम होता है वो लेआउट को अप्रूव करने के लिए होता है। मतलब आपकी जो कृषि की जो भूमि होती है उसका लैंड यूज चेंज करने के लिए होता है कि उसको रेसिडेंशियल में यूज़ करना है, कमर्शियल में यूज़ करना है, और कितना उसका एफआईआर आपको कंज्यूम करना है उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, लेकिन एबीपास 2 कब यूज़ करते हैं? एबीपास 2 तब यूज़ करते हैं जब लेआउट अप्रूव हो जाता है, उसके बाद पर्टिकुलर कॉलोनी की परमिशन मिल जाती है या किसी लेआउट की परमिशन मिल जाती है। परमिशन के बाद जो खाली प्लॉट मिलता है उस पर आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तब एबीपास 2 जो कि नगर पालिका के थ्रू यूज़ होता है। मतलब वहाँ पर हम एप्लीकेशन देते हैं पर्टिकुलर लेआउट के लिए। वहाँ की जो खाली ज़मीन रहती है फिर प्लॉट रहता है, वहाँ पर आपको मकान बनाना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तब एबीपास 2 का यूज़ करते हैं आप बिल्डिंग परमिशन के लिए। तो एल्पास लेआउट अप्रूवल के लिए यूज़ होता है और एबीपास 2 किस लिए यूज़ होता है? बिल्डिंग परमिशन के लिए। ठीक है, तो आपको कहीं भी बिल्डिंग परमिशन लेना है तो वहाँ का लेआउट अप्रूव्ड है कि नहीं, मतलब वहाँ का लैंड यूज़ जो है, जो खाली प्लॉट है, वो कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। वो या तो रेसिडेंशियल रहे या फिर कमर्शियल रहे। अगर कमर्शियल या रेसिडेंशियल नहीं है तो आपको एल्पास का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप एबीपास 2 की वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और नगर पालिका में बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी बेसिक डिटेल्स कि जो हमारे 2 पॉइंट हमने कवर करे कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एमपी क्या होता है और एल्पास का ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है। सेकंड डिफरेंस देखा इसके बीच में कि एल्पास के बीच में क्या डिफरेंस होता है और एबीपास के बीच में क्या डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात है। अब अपने को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझना है। जो बिगा एरिया डिटेल्स कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन को समझना पड़ेगा। हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, 1 बीघा में कितने आरे होते हैं। ठीक है, 1 बीघा में कितना हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए
तो इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हटा दिया है क्योंकि बीघा में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हेक्टेयर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसका अब यूज़ होने लग गया है, तो ये वाला कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हेक्टेयर में कहीं पर 4 बीघा होता है, कहीं पे एक हेक्टेयर में 5 बीघा होता है, लेकिन इसका डिटेल डिस्कशन हम एक्सेल शीट में देखेंगे। हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर बीघा एरिया डिटेल्स कन्वर्जन ये समझते हैं। इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट में सबको डाटा बना रखा थोड़ा सा। 1 बीघा यहाँ पर लिखा 1 बीघा, 1 बीघा मतलब होता है 25 आरे, है ना। कितना स्क्वायर फीट होगा? 26,875 स्क्वायर फीट होगा। ठीक है, ये अलग अलग उज्जैन जोन, देवास जोन, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ना। तो 1 बीघा में 25 आरे होते हैं। अगर हम देवास जोन की बात करें तो मतलब 0.25 हेक्टेयर होता है, मतलब कितना स्क्वायर मीटर हो जाएगा? 2,500 स्क्वायर मीटर। सेम टू सेम 1 बीघा ही लिखा मैंने, यहाँ पर 1 बीघा में 20 आरे हो रहे हैं, आर्स बोलते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पर 21,527, मतलब यहाँ पर जो एक आरा हो रहा है वो हो रहा है आपका 21,527 स्क्वायर फीट का, जबकि जो स्टैंडर्ड देखा जाए तो एक आरे में 1,075, सॉरी यहाँ पर 1 बीघा में 26,875 स्क्वायर फीट होता है, यहाँ पर 1 बीघा में 21,527 स्क्वायर फीट होता है। और एक आरा जो स्टैंडर्ड होता है 1,075 स्क्वायर फीट का होता है। ठीक है, जब आप यहाँ से डायरेक्टली अगर 25 में 1,075 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 बीघा के बराबर मतलब 26,000 के लगभग टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये 2,500 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये 0.2 मतलब 2,000 स्क्वायर मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बीघा में 20 आरे हो रहे हैं इसलिए 2,000 स्क्वायर मीटर हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट, अगर हम 4 बीघा लेते हैं, 1 बीघा हुआ है, 4 बीघा में 10,000 स्क्वायर मीटर हो रहा है आपका, 1 हेक्टेयर हो रहा है। और यहाँ पर 5 बीघा में 10,000 स्क्वायर मीटर हो रहा है, मतलब 1 हेक्टेयर हो रहा है। किस जोन में? उज्जैन जोन में। ये बागली जोन की अगर बात करें तो देवास जोन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। मतलब अगर हम बीघा के हिसाब से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर में 5 बीघा हो रहे हैं, किस जोन में? उज्जैन जोन में। और यहाँ पर आ रहे हैं हम तो 4 ही बीघा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 आरे हो रहे हैं, यहाँ पर 20 आरे हो रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस है। तो इसी वजह से, इसी कन्फ्यूजन की वजह से अभी क्या चेंज हो गया है कि आपको हेक्टेयर ही रीड करना है, 1 हेक्टेयर के हिसाब से चलना है पर हेक्टेयर। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो 1 हेक्टेयर में 5 बीघा होते हैं, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, तो हेक्टेयर के हिसाब से आपको वर्क करना है, लेकिन 1 आर जो 1,075 स्क्वायर फीट होता है वो स्टैंडर्ड है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ थोड़ा सा और फिर से शीट पे आते हैं। फिर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद हमें थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल डिस्कशन इस पर करेंगे। कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन एक्ट ये क्या होता है, इसकी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर है, ये रहा कंप्रेस्ड कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं तो इसे हम समझते हैं। ठीक है, जैसे आपने भूमि विकास नियम पढ़ा है वैसे ही कॉलोनी को काटना है, आपको किसी लेआउट को अप्रूव करवाना है बेसिकली, तो उसके लिए आपको इस एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर इस एक्ट के बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, अगर आप इसको रीड नहीं करते हैं तो आप कॉलोनी की प्लानिंग वगैरह जो भी करेंगे उसमें थोड़ा सा मिसगाइड हो जाएंगे। तो उसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस होती है, परिभाषाएं होती हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है।
कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके निबंध व शर्तें हैं कुछ, तो इसके डेफिनेशंस पे डिस्कस करेंगे हम थोड़ा। अधिनियम, यहाँ पर लिखा अधिनियम, अधिनियम से अभिप्रेत है नगर पालिका निगमों की स्थिति में मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों की स्थिति में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। अधिनियम मतलब जो भी आपके रूल्स वगैरह चलते हैं, अधिनियम चलते हैं, नगर पालिका में चलते हैं, नगर परिषद में चलते हैं, नगर पंचायत में चलते हैं, वो सब अधिनियम होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें नगर पालिक क्षेत्र। नगर पालिक क्षेत्र किससे बोले? ऐसा क्षेत्र जो किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत की सीमा के अंदर आता हो। अगर आपकी पर्टिकुलर जो लैंड है या भूमि है ना, वो नगर पालिका के अंदर आ रहा है तो नगर पालिक क्षेत्र है, उसकी सीमा के अंदर है, उससे बाहर है तो फिर बाहर का जाएगा। नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका से अभिप्रेत यथास्थित नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। जो भी नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, नगर पालिका होती है, सिंपल सी बात है। कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर से अभिप्रेत ये है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिले का कलेक्टर, जो भी कलेक्टर होता है जिले का कलेक्टर होता है, वो कलेक्टर होता है। भूखंड धारक, भूखंड धारक जिसकी भी जमीन होती है या जिसका भी प्लॉट होता है, वो होता है भूखंड धारक। भूखंड धारक से अभिप्रेत ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी नगर पालिका से कोई भूखंड कॉलोनी निर्माण करने या किसी व्यक्ति से अंतरण में किसी विलेख के अधीन, अंतरण में किसी करार के अधीन धारण करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास भूखंड हो, जो कॉलोनी का निर्माण वगैरह करना चाहता है, वो भूखंड धारक होता है। प्रारूप मतलब कुछ नियम से होते हैं जो इस नियम के साथ संलग्न होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं जो हम रीड कर रहे हैं? सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा नगर पालिका क्षेत्र जो किसी नगर पालिक निगम की सीमा में आता है की स्थिति में नगर पालिका आयुक्त तथा ऐसा नगर पालिक क्षेत्र जो किसी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत सीमा आता की स्थिति में कलेक्टर। मतलब कोई भी जो भी अधिकारी होता है, सक्षम अधिकारी, जिसे सीएमओ बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो उस सक्षम अधिकारी बोलेंगे जो कि पर्टिकुलर नगर पालिका का हैंडल करता है, ठीक है। आंतरिक विकास कार्य, अब आंतरिक विकास कार्य क्या होता है वो समझना पड़ेगा। कॉलोनी के अंदर जो भी इंटरनल वर्क होते हैं, अंदर वर्क होते हैं, जैसे आपका सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाएंगे आप, तो वो भी आंतरिक विकास कार्य में आता है। अब इसमें लिखा है आंतरिक विकास कार्य से तात्पर्य कॉलोनी सीमा में निर्धारित मानक अनुसार किए जाने वाले निम्नलिखित विकास कार्य से है। पहला समतलीकरण। समतलीकरण क्या है? जो आपकी कॉलोनी रहेगी उसकी सबसे पहले आपको लेवलिंग करनी पड़ेगी। लेवलिंग मतलब कॉलोनी एकदम लेवल में नहीं है, कहीं पे ऊपर नीचे, तो ऐसे केस में आप प्लॉटिंग तो कर नहीं सकते, तो इसलिए समतलीकरण करना पड़ेगा। समतलीकरण मतलब उसकी लेवलिंग करनी पड़ेगी। तो पहला काम है आपका लेवलिंग करना, तो ये आंतरिक कार्य में आएगा, इसे आंतरिक विकास कार्य बोलते हैं। सेकंड क्या होता है? प्रस्तावित मार्गों का एवं अभिन्यास में स्वीकृत भूखंडों का सीमांकन, ठीक है। अब जो भी आप कॉलोनी में आपका आंतरिक विकास कार्य में क्या आएगा, जो भी आप कॉलोनी का मैप देते हो उसमें रोड्स होंगे, इंटरनल रोड्स होंगे, है ना, 6 मीटर का होगा, 9 मीटर का होगा, 12 मीटर का, जो भी रोड होगा, ठीक है। उनका सीमांकन करना, भूखंड जो रहेंगे, प्लॉट वगैरह, प्लॉटिंग करना, है ना, प्लॉटिंग करना बोलते, तो उनका भी सीमांकन करना, ये भी आंतरिक विकास कार्य में ही आएगा। तीसरा होता है प्रस्तावित मार्ग का निर्माण, IRC इंडियन रोड कांग्रेस मानक अनुसार। जो भी आपका प्रपोज रोड रहेगा उसका निर्माण करना, ये भी आंतरिक विकास कार्य में ही आएगा। फोर्थ जो पॉइंट मतलब चौथा जो पॉइंट है आपका
यदि कॉलोनी की भूमि में वर्तमान में मार्ग विद्यमान है, उस दशा में कॉलोनी के स्वीकृत अभिन्यास के आधार पर उस मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण करना। कहने का मतलब ये है, अगर कॉलोनी में कुछ अपडेट हो रहा है या फिर उसमें एडिशन वगैरह अल्टरेशन हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, रिन्यू करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, ठीक है, उसका रोड खराब हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको क्या करना है, उसका जो भी उसकी मरम्मत करनी है, ठीक है, मतलब रिपेयर करना है, फिर उसका विड्थ बढ़ानी है रोड की, वो सब आएगा इसमें इंटरनल वर्क में। पांचवा जो पॉइंट दिया है, पोलियो का निर्माण, ये भी IRC के अकॉर्डिंग होगा। अगर कहीं पर कॉलोनी से कुछ नाला हो सकता है जा रहा हो, तो उस केस में पोलियो का निर्माण भी करना पड़ेगा। प्रस्तावित नाली निर्माण यदि विद्यमान है तो वर्तमान नाली का कैबलाइजेशन PHE मानक, जो भी इसमें प्रपोज्ड ओपन ड्रेनेज सिस्टम होगा, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, PHE मानक के अनुसार करना पड़ेगा। सातवां जो पॉइंट, आंतरिक जल प्रदान प्रणाली का क्रियान्वयन PHE मानक के अनुसार, मतलब पानी की टंकी बनानी पड़ेगी आपको। कहने का मतलब आपको पानी की टंकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉलोनी में इतने सारे लोग रहेंगे तो उनको पानी की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलोनी के अंदर पानी की टंकी भी बनानी पड़ेगी। ये आंतरिक विकास कार्य में आता है। इसके बाद अपन देखते हैं आठवां, आंतरिक सीवर लाइन का निर्माण। आपके प्लॉट के पास से सीवर लाइन जानी चाहिए, है ना, PHE मानक के अनुसार, क्योंकि आपके घर में जो भी सॉलिड वेस्ट वगैरह रहेगा वो सीवर लाइन में कनेक्ट होकर थ्रू वहाँ से डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो इसलिए आंतरिक सीवर लाइन का निर्माण करना जरूरी होगा। ये भी आंतरिक विकास कार्य में आएगा। सेप्टिक टैंक का निर्माण भी करना पड़ेगा आपको, ये भी आंतरिक विकास कार्य में आएगा। पूरी कॉलोनी के लिए एक सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा कम से कम। आंतरिक विद्युत व्यवस्था में बिजली के खंभे लगाना आदि MPEB द्वारा निर्धारित मानक अनुसार। आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कॉलोनी में अंधेरा ना हो उसके लिए आपको बिजली मतलब MPEB से इसके लिए NOC मिलता है, NOC लेना पड़ता है, क्योंकि कॉलोनी में आप रह तो लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लाइट कहाँ से आएगी, लाइट का कनेक्शन कहाँ से मिलेगा। अगर आपकी कॉलोनी इलीगल है तो लाइट का कोई कनेक्शन नहीं मिलने वाला आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको NOC लेनी पड़ती है। कहाँ से लेनी पड़ती है, MPEB से, तब आपकी कॉलोनी में लाइट आएगी। उसके बाद 11वां जो पॉइंट, ओवरहेड टैंक का निर्माण। वही मैंने आपको ओवरहेड टैंक का निर्माण कहने का मतलब ये पानी के लिए, आंतरिक जल प्रदाय के लिए। 12वां जो पॉइंट है, कॉलोनी में प्रस्तावित खुले क्षेत्रों का विकास, मतलब खुले क्षेत्र जैसे गार्डन वगैरह हो गया, ऐसे जो पर्टिकुलर क्षेत्र रहेंगे उनका विकास करना भी जरूरी रहेगा। 13वां जो पॉइंट है, मार्ग के किनारे वृक्षारोपण करना, मतलब जो भी आपके इंटरनल रोड्स रहेंगे, RCC के रोड्स रहेंगे, उनके किनारे पे आपको छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, आपको पेड़ पौधे, ठीक है। फिर आता है बाह्य विकास कार्य से तात्पर्य, बाह्य विकास कार्य तात्पर्य मापदंड में निम्नलिखित विकास कार्य से, कॉलोनी सीमा से प्रारंभ होकर नगर के विद्यमान मार्ग तक कॉलोनी से पहुंच मार्ग के रूप में निर्मित किए जाने वाले मार्ग। मतलब क्या करना है, आपकी कॉलोनी की कनेक्टिविटी मेन रोड से है कि नहीं, मतलब आपका जो पर्टिकुलर शहर है उससे कॉलोनी का जो रोड है वो टच होना चाहिए, अप्रोच रोड होना चाहिए। दूसरे जो पॉइंट है इसमें, यदि कॉलोनी के संलग्न वर्तमान मार्ग विद्यमान है तो उस दिशा में मार्ग प्रत्याय जोड़े, मतलब ऑलरेडी अगर वो कनेक्टेड है, कोई पर्टिकुलर कॉलोनी होती है, तो उस केस में उसका रिपेयर करना पड़ेगा और उसका रोड मतलब वाइडनिंग करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है उस रोड पर्टिकुलर रोड को चौड़ा भी करना पड़ेगा, तो उसमें जो वे है उसके बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी।
फिर इसमें दिया है कॉलोनी के लिए विद्युत प्रदाय करने हेतु कॉलोनी की सीमा से वर्तमान विद्युत लाइन तक लाइन का निर्माण करें। एक्चुअल में क्या करना है, आपको विद्युत लाइन जो भी एमपीबी से कनेक्शन होगा वो वहाँ तक कॉलोनी तक पहुँचाना है। जो बाहरी विद्युत लाइन है उसको अंदर तक, कॉलोनी के अंदर तक कनेक्शन करवाना है। भूमिगत मलवहन प्रणाली के अंतर्गत कॉलोनी की सीमा तक वर्तमान प्रणाली से कॉलोनी की प्रणाली को जोड़ने हेतु एक्चुअल में जो पर्टिकुलर कॉलोनी जब बनेगी तो इसको नगर निगम, नगर पालिका जो भी उससे एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपके घर में जो भी मलबा वगैरह, जो भी अगर मकान टूटने के बाद मलबा वगैरह इकट्ठा होता है तो उस केस में टैक्स वगैरह जो नगर पालिका ही वसूलती है। यदि कॉलोनी में नगर स्तरीय जल प्रदाय प्रणाली से जल प्रदाय करना प्रस्तावित है, उस दशा में कॉलोनी सीमा से वर्तमान पाइपलाइन तक नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य। ये भी हो सकता है कि आपकी जो कॉलोनी है उसमें मान लिया आपने वाटर टैंक, इन केस का वाटर टैंक जो बनाया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से भी कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि नगर पालिका पर्टिकुलर जो हाउसेस वगैरह जो आबादी होती है, लोकल क्षेत्र होता है, वहाँ पर क्या है पानी पहुँचाती है। सेम उसी तरीके से कॉलोनी में भी पानी पहुँचा सकती है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण क्या होता है और कैसे होता है। ऐसा कॉलोनाइजर जो किसी नगरपालिका क्षेत्र में, कॉलोनाइजर वो रहेगा जो कॉलोनी काटना चाहता है, कॉलोनी बनाना है, जिसको कॉलोनी डेवलप करना चाहता है, कॉलोनाइजर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट दिया, किसी भूमि को भूखंड में विभाजित करने के प्रयोजन से उस क्षेत्र का विकास करते हुए कॉलोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है। कॉलोनाइजर कौन होता है, जो कॉलोनी की स्थापना करना चाहता है। सेकंड वो भी हो सकता है। दूसरा, ऐसे भूखंडों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता हूँ। कोई भी भूखंड हो उसको आवासीय या गैर आवासीय बनाना चाहता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति वो भी आपका कॉलोनाइजर हो सकता है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट लिखा, उपनियम 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। जब आप कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके लिए कुछ अभिलेख संलग्न होते हैं, वो अनिवार्य होते हैं। पहला लिखा है, नियम 4 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण शुल्क नगरपालिका कोष में जमा कराने के प्रमाण पत्र में रसीद की प्रति। एक्चुअल में क्या है, जब आप कॉलोनी काटते हैं, सॉरी, है ना, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको नगरपालिका का जो कोष होता है उसमें कुछ राशि जमा करनी पड़ती है, तो उसकी रसीद लगती है, वो भी आपको लगेगी। ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है की स्थिति में 5 लाख रुपए तक की बैंक गारंटी, तथा ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है की स्थिति में 1 लाख रुपए बैंक गारंटी पंजीयन की पूरी अवधि के लिए अनिवार्य होगा। मतलब आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अगर आप कॉलोनी जहाँ पर काट रहे हैं वहाँ की जनसंख्या 3 लाख या उससे ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी आपको। और ऐसे नगरपालिक क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या 3 लाख से कम है, ऐसी स्थिति में आपको 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। फिर नीचे आ जाए थोड़ा, यहाँ पर लिखा, यदि आवेदन मंजूर कर लिया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, परंतु सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी नियमों के अधीन
यथाविहित बैंक गारंटी रजिस्ट्रेशन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की काल अवधि के भीतर देगी, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 90 दिन के अंदर आपकी प्रोसेस नहीं हुई तो फिर से आपको ये रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक। इसमें कुछ लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अमान्य किए जाने की स्थिति में उपनियम 2 के अधीन जमा किए गए रजिस्ट्रेशन शुल्क की 20% राशि काटकर शेष राशि तथा बैंक आवेदनकर्ता को वापसी योग्य होगी। मतलब आपने जो भी बैंक गारंटी वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया है, रजिस्ट्रेशन शुल्क का 20% हिस्सा वहीं पर जमा रह जाएगा। बाकी जितनी भी राशि रहेगी आपकी बैंक गारंटी वगैरह, अगर आप कुछ कैंसिल या रद्द होता है रजिस्ट्रेशन कॉलोनी का, उस केस में वापस हो जाएंगे सब। इसके बाद नीचे थे, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा, तत्पश्चात नवीनीकरण योग्य होगा। जब भी किसी कॉलोनी का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो प्रमाण पत्र 5 साल के लिए मिलता है, उसके बाद उसका रिन्यू करवाना पड़ता है। ऐसे कैसे आपकी बिल्डिंग परमिशन होता है, वैसे कैसे आपका कॉलोनी के केस में भी होता है। किसी भी नगरपालिक क्षेत्र में प्रत्येक कॉलोनी के लिए पृथक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक 3 माह में रजिस्ट्रेशन कॉलोनाइजर्स के नामों की सूची सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, नोटिस बोर्ड, कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कर प्रकाशित की जाएगी। मतलब अगर आपकी कॉलोनी का रजिस्ट्रीकरण हो गया है तो जो भी कॉलोनाइजर्स के नामों की सूची किसी भी पर्टिकुलर नगरपालिका अधिकारी द्वारा सार्वजनिक तौर पर सभी को बतानी चाहिए कि ये कॉलोनी लीगल है, इसमें आप प्लॉट ले सकते हैं, इसका डेवलपमेंट एक्सवाइजेड जो भी हो रहा है, तो वो सार्वजनिक तौर पर सूचना देना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये और नवीनीकरण शुल्क 2,000 रुपये होगा, जिसे नगरपालिका कोष में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा। कहने का मतलब रजिस्ट्रीकरण का जो शुल्क होता है 5,000 रुपये होता है, और नवीनीकरण, अगर नवीनीकरण करवाना है किसी कॉलोनी का 2,000 रुपये होता है उसके इसमें, जो कि आपको नगर पालिका के कोष में जमा करवाना होगा। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। रजिस्टर का नाम रखना, एक रजिस्टर होता है, कहाँ पर, नगर पालिका में मिलेगा आपको, नगर निगम में मिलेगा। उस पर्टिकुलर रजिस्टर में कौन कॉलोनाइजर होता है उसकी एंट्री होती है, और कौन सी कॉलोनी होती है उसकी एंट्री होती है। तो जो भी कॉलोनी रजिस्टर होती है उसके बारे में डिटेल्स इस रजिस्टर से मिलती है। इसमें लिखा है सक्षम प्राधिकारी प्रारूप 3 में एक पंजी रखेगा जिसमें इन नियमों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के संपूर्ण ब्यौरे, मतलब लेखा जोखा, और साथ ही वे निबंध या शर्तें जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर किया गया है। एक्चुअल में जब कॉलोनी रजिस्टर्ड हो जाती है उस केस में प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसका भी रिकॉर्ड होता है, दर्ज किए जाएंगे और उस आवेदक का पूर्ण पता लिखा जाएगा। मतलब जो भी कॉलोनाइजर रहता है उसका पूर्ण पता लिखा जाएगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पते में हुए किसी परिवर्तन की स्थिति में उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा। इसके बाद ये लिखा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का रद्द किया जाना है। रजिस्ट्रीकरण का जो प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है उसके लिए कुछ शर्तें होती है। शर्तें ये होती हैं, पढ़ते, सक्षम प्राधिकारी स्वयं या किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी पर अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रेशन के किसी निबंध शर्त या निबंध या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि अगर
आप कॉलोनाइजर है तो आपके बीच ये जो कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस केस में कुछ रूल्स होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में नगर पालिका आपकी जो कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है और प्रमाण पत्र भी आपका रद्द हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। कॉलोनी के विकास की अनुमति के लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा, जिसे कॉलोनाइजर द्वारा नगरपालिका कोष में जमा कर उसकी रसीद की सत्य प्रति उपनियम के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र, उस केस में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो आपका शुल्क लगेगा। कौन सा? निम्नानुसार कॉलोनी के विकास अनुमति के लिए शुल्क लगता है, उसकी डिटेल से, है ना, डेवलपमेंट फीस बोलते हैं इसको। 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। और उसके तीसरा जो है नगर पालिका क्षेत्र 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। नगर पंचायत क्षेत्र 1,000 प्रति हेक्टेयर। अनापत्ति प्रमाण पत्र का लिया जाना, जब आपकी कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है या फिर परमिशन ली जाती है या फिर रजिस्ट्रेशन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना मतलब एनओसी लिया जाना कंपलसरी होता है। और कहाँ से एनओसी लेना है? शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत लेना, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्रामीण अधिनियम मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेना है, नजूल अधिकारी से भी लेना है। तीनों से लेनी पड़ेगी आपको एनओसी। इसके बाद नीचे जो पॉइंट है, आवासीय कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए भूखंड आवासीय इकाइयों का उपयोग। एक्चुअल में जब आप कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें कॉलोनी को ऐसे बनाया जाता है जिसमें जो हाई इनकम ग्रुप वाले पर्सन रहते हैं उसमें वो भी प्लॉट खरीद सके, जिनका इनकम लो इनकम ग्रुप वाली फैमिली होती है वो भी प्लॉट कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के प्लॉट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। मतलब सभी टाइप के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, जनता होती है, वो उस प्लॉट को आसानी से सभी टाइप के लोग खरीद सके। तो सभी अलग अलग साइज के प्लॉट होते हैं जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग इनका परसेंटेज फिक्स होता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे वो हम देखते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में विकसित की जाने वाली प्रत्येक आवासीय कॉलोनी में कॉलोनाइजर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीक सेक्शन तथा निम्न आय वर्ग मतलब लो इनकम ग्रुप व्यक्तियों के लिए उतनी संख्या में भूखंड विकसित करेगा जो उस कॉलोनी में अन्य वर्गों के लिए विकसित किए गए भूखंडों के 15% के बराबर होगा। मान लिया हमारी जो कॉलोनी है उसमें 200 प्लॉट बन रहे हैं, तो 200 प्लॉट में से जो 15% जो पार्ट आएगा, 15% का जो पार्ट आएगा वो आपका ईडब्ल्यूएस एलआईजी में जाएगा। फिर उसका भी एक रेशियो होता है 60-40 का, वो भी अलग अलग फिर डिवाइड होता है। मतलब आप कितने ही प्लॉट बनाएं, 1000 2000 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 15% आपके जाने ही जाने हैं, किसमें? ईडब्ल्यूएस और एलआईजी में जाएंगे। फिर नीचे आते हैं थोड़ा सा, अब इसके कुछ रूल्स है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकसित भूखंड 30 से 40 वर्ग मीटर का होगा, आवासीय इकाई 25 से 35 वर्ग। आवासीय इकाई मतलब ड्वेलिंग यूनिट बोलते हैं। आवासीय इकाई का जो साइज रहता है 25 से 30 वर्ग मीटर का मिनिमम रहेगा। ठीक है, विकसित जो भूखंड रहेगा आपका उसका जो प्लॉट का साइज ज़्यादा रहेगा आवासीय इकाई से, 30 से 40 वर्ग मीटर रहेगा। मतलब ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन ग्रुप के लिए प्लॉट साइज और आवासीय इकाई का साइज है। सेकेंड ये लिखा है निम्न आय वर्ग, विकसित भूखंड
41 से 96 वर्ग मीटर, आवासीय इकाई बनाएंगे तो 36 से 48 वर्ग मीटर का मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं, कुछ चीजें इसमें रिपीट भी होगी। इसको और नीचे देखते हैं, हम यहाँ से नीचे आते हैं। इसमें कुछ बंधक प्लॉट की जानकारी होगी। एक्चुअल में जब आप कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए विकास अनुमति लेनी पड़ती है। तो विकास अनुमति में क्या होता है कि आपके जो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, आगे के जो प्लॉट्स होते हैं, उनको बंधक बनाया जाता है। बंधक बनाने का रीजन ये होता है उनको बेच नहीं सकते। कब तक नहीं बेच सकते आप? जब तक नहीं बेच सकते आप जब तक आपकी कॉलोनी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाए। अगर आपकी कॉलोनी का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो प्लॉट छोड़ दिए जाते हैं, इसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं। ये लिखा कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की समयावधि। नियम 12 के अंतर्गत कॉलोनी के विकास की अनुमति जारी होने की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष के भीतर कॉलोनाइजर द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। मतलब 3 साल के अंदर आपको इंटरनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर कॉलोनी का। ये उसकी टाइम लिमिट होती है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर लिखा, परंतु यदि कॉलोनी के विकास कार्य में कोई कमी या कमियां पाई जाती है तब ऐसी कमी या कमियों को दूर करने के लिए उक्त समय सीमा में सक्षम प्राधिकार द्वारा वृद्धि की जा सकेगी, जो अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिए होगी। उसके बाद 1 साल और बढ़ाया भी जा सकता है। फिर नीचे आते हैं, इसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नियम 12 का पालन न करने का प्रभाव। यदि 12 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त होने के पूर्व कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी के विकास का कार्य प्रारंभ करता है या भूखंड का विक्रय करता है या विक्रय करने के लिए उद्यत होता है, तब ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी ऐसे कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकेगा। मतलब ये है कि आपका कॉलोनी का इंटरनल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ ही नहीं, उससे पहले आप प्लॉट बेचना स्टार्ट कर दें, तो ऐसे केस में आपकी जो कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसको रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। परंतु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण तब रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे कॉलोनियों का अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता। यहाँ पर लिखा है वैध कॉलोनी की सूची को सार्वजनिक किया जाना। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाचार पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से सर्वधारण को सूचित किया जाएगा कि नगर में जो कॉलोनियां वैध रूप से अनुमोदित हो चुकी है उनकी सूची नगर के अमुक स्थलों पर देखी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति 1 सप्ताह के भीतर वैध कॉलोनी की सूची सार्वजनिक करेगा। एक्चुअल में जो भी कॉलोनी वैध होती है उनकी सूची पूरे शहर या टाउन में होनी चाहिए, कौन सी कॉलोनी वैध है या अवैध है। अगर आपको वैध या अवैध कॉलोनी की जानकारी है नहीं, आपने उसमें प्लॉट खरीद लिया, तो आपके लिए परमिशन के लिए दिक्कत हो जाएगी, उसमें आप बिल्डिंग परमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके बाद कुछ लिखा है ख 14 ख 14 ख
कॉलोनाइजर का ब्लैक लिस्ट किया जाना। सक्षम प्राधिकारी किसी कॉलोनाइजर को ब्लैक लिस्ट करेगा यदि नियम 7 के बंधों के अनुसार कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और है इसमें। और नीचे इसके बाद और नीचे चलेंगे थोड़ा सा, कुछ पॉइंट्स इसमें फिर से रिपीट होते हैं बार बार। हमें मेन पॉइंट्स फोकस करना है जो हमें हमारे लिए काम के। ये लिखा अवैध कॉलोनी का संनिर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही। अवैध कॉलोनी का संनिर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार दंड की कार्यवाही की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति से वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही भी की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसे आप बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो बिल्डिंग परमिशन लेते टाइम आप कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। जैसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, सुपरविजन का फॉर्म हो गया, एफिडेविट हो गया, ये सारे फॉर्म्स होते हैं। वैसे आपको अगर पर्टिकुलर कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन करना है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आवेदन पत्र होता है, किसके नाम का होता है? नगर पालिका आयुक्त, नगर निगम, अनुविभाग अधिकारी, राजस्व, मतलब तहसील में भी जाता है। ठीक है, जब आप कॉलोनी का रजिस्ट्रीकरण करवाते हैं उस केस बोल रहा हूँ। तो ये फॉर्म कौन सा? नियम 3(1)(3)(1), ठीक है, ये वाला फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ेगा। इसमें सारी डिटेल्स रहेगी आपकी। ठीक है, और इसके बाद रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सेकंड ये भी देना पड़ेगा आपको। इसमें लिखा है नगर पालिका आयुक्त, अनुविभाग अधिकारी, मतलब आप वहां से आवेदन दोगे फिर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, नगर पालिका आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से आपको मिलेगा। तीसरा पंजी, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तथा वर्ष, सारी डिटेल्स रहेगी। ठीक है, फिर जब आपकी कॉलोनी का रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा तो कॉलोनी के विकास के लिए आवेदन पत्र, मतलब उसकी विकास अनुमति लेनी पड़ेगी तो उसके लिए आवेदन पत्र देना पड़ेगा। फिर से आप पत्र दोगे किसको? नगर पालिका आयुक्त, नगर पालिका निगम, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नगर पालिका क्षेत्र, मतलब आपको नगर पालिका में भी विकास अनुमति के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कॉलोनी की। सेकेंड, अनुविभागीय अधिकारी को भी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये आप एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद ये आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। कॉलोनी के विकास के लिए अनुमति, अब यहाँ से आपको फिर अनुमति फिर मिल जाएगी कॉलोनी के विकास के लिए। फिर कहाँ से? नगर पालिका आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तो यहाँ से विकास की अनुमति मिलेगी। लेकिन विकास की अनुमति किस केस में मिलेगी? आपके कुछ प्लॉट्स रहेंगे उनको बंधक बनाए जाते हैं। बंधक बनाए जाते हैं ऐसे प्लॉट्स जो फ्रंट के रहते हैं, कमर्शियल्स होते हैं, जिनको पब्लिक जल्द से जल्द खरीदना चाहती है। वो प्लॉट तब तक आप नहीं बेच सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब तक आपकी कॉलोनी का विकास कार्य संपूर्ण या कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पालिका मध्य प्रदेश नगर पालिका रजिस्ट्रेशन निबंधन शर्तें नियम के अधीन प्रमाण पत्र अभी प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रावधान। ये आवेदन है। एक शपथ पत्र, जैसे हमारा एफिडेविट बनता है बिल्डिंग परमिशन में, ऐसे कैसा एक और यहाँ पर भी शपथ पत्र होता है। ठीक है, ये फाइल में अटैच होता है।
फिर से प्रमाण पत्र, एक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा इसको। फिर रजिस्टर का प्रारूप, ये नगर पालिका में रजिस्टर बनता है, नगर निगम होती है नगर पालिका में, जो कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन होता है उसकी डिटेल्स होती है इस रजिस्टर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम बोले तो आपको किसी पर्टिकुलर कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन करना है तो ये एक्ट के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। इस एक्ट में सिंपल सी एक शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलोनी का रजिस्ट्रीकरण करना है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लेआउट अप्रूवल करवाना पड़ेगा। उसके लेआउट अप्रूवल जो प्लॉट के स्टैंडर्ड साइज है वो देने पड़ेंगे, इंटरनल रोड देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और गार्डनिंग देनी पड़ेगी, अब कितने परसेंट देनी है, गार्डन कितने परसेंट देना है, रोड कितना परसेंट देना है, प्लॉटिंग कितने परसेंट करनी है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। वो सब करने के बाद आप लेआउट वगैरह सब प्रिपेयर कर देंगे पूरी कॉलोनी का। उसके बाद आप एक आवेदन देंगे, एक तो आप भू राजस्व अधिकारी को देंगे, SDM, कलेक्टर जो भी है, ठीक है, उनको देंगे। सेकेंड नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम अधिकारी को देंगे। आवेदन देने के बाद आपको फिर वहाँ से कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसका प्रमाण पत्र मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगी, विकास की अनुमति मांगनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर से आपको एक आवेदन या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कहाँ पर, भू राजस्व अधिकारी और नगर पालिका को देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वहाँ से कुछ प्लॉट्स को वो बंधक बनाएंगे, बंधक बनाने के बाद आपको विकास की अनुमति देंगे। और जब आपका विकास कंप्लीट हो जाएगा, जो भी शर्तें होती है 3 साल 4 साल जो भी होती है, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपको कॉलोनी का काम कंप्लीट करना है और उसके बाद ही वो जो बंधक प्लॉट्स रहेगा उनको आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है इसका यही रोल है। और आपको कितना परसेंट इसमें EWS के लिए या फिर LIG के जो प्लॉट्स होते हैं वो सेल करने हैं तो उसका परसेंटेज फिक्स है। जितने भी आपके प्लॉट्स होंगे, 200 प्लॉट्स होंगे, 250 होंगे, 300 प्लॉट्स सपोज, तो उसका 15% LIG और EWS हो जाएगा। उसका भी एक रेशियो होता है, EWS और LIG का 40-60 का रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो है टाउन एंड कंट्री प्लान वेबसाइट लिंक। तो इसकी कुछ लिंक है, अब मैं लिंक के बारे में डिस्कशन करूँगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन करना पड़ेगा। शॉर्ट डिस्कशन किसके ऊपर करना है हमें, मैं बताता हूँ आपको। शॉर्ट डिस्कशन हम करेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉलोनी डेवलपमेंट, इसके ऊपर शॉर्ट डिस्कशन करना पड़ेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉलोनी डेवलपमेंट, है ना। तो कम से कम रिक्वायरमेंट क्या होता है किसी कॉलोनी को डेवलप करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, वो लिखा है मिनिमम एरिया फॉर एनी कॉलोनी शुड बी 5000 स्क्वायर मीटर, मतलब कम से कम आधा हेक्टेयर होना चाहिए। 10,000 स्क्वायर मीटर में 1 हेक्टेयर होता है, तो 5000 स्क्वायर मीटर का एरिया मिनिमम चाहिए हमें। सेकंड क्या है, जो मिनिमम रोड रहेगा उसका विड्थ 6 मीटर आपको रखना है, मतलब कम से कम 6 मीटर का रोड होना कंपलसरी है। और 6 मीटर मिनिमम रहेगा। उसके बाद 7.5 मीटर का रोड भी हो सकता है, 9 मीटर का भी हो सकता है, 12 मीटर का भी हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कितना मीन्स ऑफ एक्सेस लेंथ होता है, उस पर डिपेंड। जितना ज़्यादा मीन्स ऑफ एक्सेस लेंथ होता है उस केस में रोड का विड्थ बढ़ता जाता है। मतलब एक ऐसा रोड है जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है कॉलोनी के अंदर, तो उस केस में उसका विड्थ भी ज़्यादा रहा, क्योंकि उसके आइट साइड में जो प्लॉटिंग होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो
नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट ज़्यादा होगी, इसलिए जो ट्रैफिक रहेगा, ट्रैफिक जो व्हीकल का मूवमेंट होगा ज़्यादा होगा। थर्ड क्या है, टोटल नंबर ऑफ EWS एंड LIG यूनिट्स, ये कितना रहेगा, वो रहेगा 15% ऑफ टोटल जनरल प्लॉट्स। मतलब जनरल प्लॉट्स क्या होते हैं, जो भी नॉर्मल प्लॉट्स होंगे, जैसे आपके 20-40 के प्लॉट होते हैं, 20-50 के प्लॉट होंगे, 25-40 के, 25-50 के जो प्लॉट्स होंगे, तो वो मान लिया कि 200 है, 300 है, 400 जितना भी रहेगा, उसका 15% कहाँ पर जाएगा, EWS और LIG में जाएगा। फिर EWS डेवलप्ड प्लॉट एरिया, जो EWS का डेवलप्ड प्लॉट एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 30 से 40 स्क्वायर मीटर। आप 40 स्क्वायर मीटर ले सकते हैं, जिसमें अपन देखें साइज तो 3.05 मीटर इंटू 12.2 मीटर, मतलब 10 बाय लगभग 10-40 बोल सकते हैं इसको, 10-40 का प्लॉट लगेगा इसमें। EWS ड्वेलिंग यूनिट एरिया कितना हो सकता है इसमें, जो ड्वेलिंग यूनिट का एरिया रहेगा वो 25 से 30 स्क्वायर मीटर रहेगा। EWS प्लॉट नंबर्स 60% ऑफ टोटल कैलकुलेटेड 15% प्लॉट्स। कहने का मतलब ये है कि मान लिया आपके पास हम ऐसे समझते हैं इसको कि 100 प्लॉट्स थे, तो 100 प्लॉट्स का 15% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15% कैलकुलेट करेंगे आप तो 15 निकले, 15 का फिर 60% आपको निकालना है, तो 60% जो रहेगा आपका वो EWS में जाएगा, और उसका जो 40% रहेगा वो आपका LIG में जाएगा। तो EWS प्लॉट नंबर 60% रहेगा किसका, जो 15% कैलकुलेट रहेंगे प्लॉट्स उसका। तो LIG डेवलप्ड प्लॉट एरिया 41 to 96 स्क्वायर मीटर, मतलब 55 स्क्वायर मीटर, ये है 15 बाई 40 स्क्वायर मीटर। इसके लिए साइज हो सकता है 4.57 मीटर इंटू 12.2 मीटर। LIG ड्वेलिंग यूनिट एरिया 36 से 48 स्क्वायर मीटर हो सकता है। मतलब EWS के प्लॉट्स छोटे होते हैं एज कंपेयर टू LIG प्लॉट्स। LIG प्लॉट नंबर्स 40% ऑफ टोटल कैलकुलेटेड 15% प्लॉट्स। ये 40% किस में चले जाएंगे, 15% का LIG प्लॉट्स में चला जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। मान लिया आपके पास टोटल जो लैंड एरिया है, मतलब कॉलोनी काटने का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर मीटर का सपोज, ठीक है। तो उस केस में जो आपका मेन रोड निकलेगा कॉलोनी के पास से, कॉलोनी के पास से मेन रोड निकलेगा, वो उस रोड का फ्यूचर में मान लिया हमें बोल सकते हैं हम कि एक्सपांशन होना, मतलब वाइडिंग होना, रोड का वाइडिंग, रोड चौड़ा होना है, ठीक है, तो रोड वाइडिंग बोलते हैं। तो वो आपकी कॉलोनी के 1000 स्क्वायर मीटर में से कुछ एरिया इसमें चला जाएगा रोड वाइडनिंग में, तो 100 स्क्वायर मीटर चला जाएगा। मतलब आपका जो टोटल लैंड एरिया है उसमें से अगर 100 स्क्वायर मीटर रोड वाइडनिंग में चला गया, रोड का चौड़ीकरण करने में, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ाने में चला गया, तो नेट जो प्लॉट का एरिया रहेगा वो 900 स्क्वायर मीटर रहेगा। फिर मतलब 100% नेट प्लॉट एरिया फिर 900 स्क्वायर मीटर ही बचेगा, क्योंकि रोड वाइडनिंग उस केस में माइनस हो जाएगा। फिर क्या रहेगा, जो जनरल प्लॉट का एरिया मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, मतलब आपको मान लिया कि प्लॉटिंग करना है, कॉलोनी के अंदर प्लॉटिंग करना है, तो 55 से 58% में ही प्लॉटिंग कर सकते हैं, मतलब पूरे में प्लॉटिंग नहीं कर सकते 100% में से। ये मैक्सिमम परसेंटेज इसका 55 to 58% है। उसमें भी आपको जो गार्डन वगैरह पार्क के लिए एरिया छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 10% एरिया गार्डनिंग के लिए छोड़ना पड़ेगा, पार्क के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा दूसरा एरिया, रोड का जो एरिया रहेगा मिनिमम 30% रहेगा। कितना परसेंट, 30%। मतलब आपका जो नेट प्लॉट एरिया उसमें 30% तो आपका रोड में चला जाएगा, रोड की कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, 10% आपका पार्क एरिया में चला जाएगा। फिर
जो सर्विस एरिया होता है मिनिमम, सेफ्टी टैंक हो गया, जैसे सर्विस एरिया मतलब कॉलोनी को सर्विस कहाँ से मिलेगी, सेफ्टी टैंक से मिलेगी, ओवरहेड वाटर टैंक से मिलेगी, वाटर हार्वेस्टिंग मिलेगी, ट्रांसफार्मर से मिलेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी होता है 1% उसमें चला जाएगा। तो इन सभी को अगर हम जोड़े, मान लिया इसको 60 कर लिया मैंने, सपोज 58 को 60 कर लिया, 60 और 30 कितना हो गया, 60 और 30 90, 90 और 10 वही हो गया लगभग 100%। तो टोटल 100% इस तरह कवर होगा। तो इसमें से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो जनरल प्लॉट एरिया 55 से 58% ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि 1% आपका इसमें सर्विस एरिया में चला जाता है ना। तो इस केस में देखेंगे अपन 1 एकड़ 4046 स्क्वायर मीटर, 1 एकड़ में कितना होता है 4046 स्क्वायर मीटर, 5 एकड़ में कितना होता है 20,230 स्क्वायर मीटर, मतलब 2 हेक्टेयर अपन मान सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जनरल अगर हम देखें मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉलोनी डेवलपमेंट, किसी भी कॉलोनी को आपको डेवलप करना है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें विशेष जो ध्यान रखा जाता है वो आपके EWS प्लॉट्स का ध्यान रखा जाता है, LIG प्लॉट्स का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि 15% फिक्स होता है। अगर ऐसा नहीं करते तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आपकी कॉलोनी की परमिशन देगा ही नहीं उस केस में। फिर इसके बाद हमारा जो डिस्कशन होगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वेबसाइट लिंक के ऊपर होगा। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वेबसाइट लिंक कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये पहली लिंक थी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ले जाती है, ये दूसरी लिंक जो ऑनलाइन हम यहाँ से डायरेक्टली ID पासवर्ड सबमिट करके इसको ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एलपास के लिए। ये कुछ गाइडलाइन होती है मार्केट वैल्यू के लिए, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बस यही हमारी मेन वेबसाइट है अभी तो फिलहाल। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। इसके बाद हम जो रीड करने वाले हैं वो है फील्ड बुक सर्वे डाटा। फील्ड बुक सर्वे डाटा क्या होता है, यूज़र मैनुअल पढ़ेंगे एलपास के लिए, ऑटोकेड DWG कन्वर्जन पढ़ना है आपको, मतलब ऑटोकेड ड्राइंग को कैसे कन्वर्ट करता हूँ ऑटोकेड सिविल 3D की हेल्प से। खसरा प्लान क्या होता है, लोकेशन प्लान क्या होता है, लेआउट प्लान क्या होता है, स्क्रूटिनी फाइल PDF क्या होती है, स्क्रूटिनी ओके वाली PDF कौन सी होती है, PDF लेआउट एंड डिटेल्स ये क्या होता है। तो ये सारी डिटेल्स अपने को पढ़ना, मतलब अपने को अब जो 6 नंबर का पॉइंट है यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करना है इसी टॉपिक के ऊपर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और एलपास के ऊपर। तो यहाँ से हम कुछ ड्राइंग बनाना भी स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बेसिक जानकारी थी जो हमने समझ ली है। इसके बेसिस पे आगे वर्क कैसे करना है सिविल 3D से वो सीखेंगे, और यूज़र मैनुअल का यूज़ कैसे करना है वो सीखना है। खसरा प्लान क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लोकेशन प्लान के बारे में करेंगे, लेआउट प्लान के बारे में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।